हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक नए एनएफओ के बारे में, जो कि है हमारा आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड पर। देखिए, अगर हम बात करें इस लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी के बारे में, सो इंडस्ट्री का जो हमारा एयूएम है वो है अराउंड 2.5 लाख करोड़ एज ऑन 31 जुलाई। एंड जो हमारा नेट इनफ्लो हुआ है इन द मंथ ऑफ जुलाई वो हुआ है 2600 करोड़ रुपए। इस डेटा पॉइंट से ये समझ में आता है काफी निवेशक इस कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर विशाल जाजू जी, हु इज फंड मैनेजर एट आईटीआई म्यूचुअल फंड। सर को 16 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट में, एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे सर यही पूछना चाहता हूँ, ये लार्ज एंड मिड कैप फंड होते क्या है? आप पहले मुझे इस कैटेगरी के बारे में बताइए। थैंक यू अभिषेक जी। पहले कैटेगरी ऐसा है कि लार्ज और मिड कैप अपने आप में, जैसे आपने बताया, 2.5 लाख करोड़ की कैटेगरी है और ये ओवरऑल इक्विटी एयूएम का लगभग 9% आज के समय में कॉन्स्टिट्यूट करती है, यानी कि काफी महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट कैटेगरी है। अब तीसरा इसमें होता क्या है कि लार्ज और मिड मतलब मिनिमम 35% जो आपके फंड है वो लार्ज कैप कंपनीज में जाते हैं। लार्ज कैप कंपनीज मतलब जो टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैप के टर्म्स में, उसमें निवेश किया जाता है। और बाद में जो 101 से लेकर 250 भी जो कंपनी होती है उन्हें क्लासिफाई किया गया है मिड कैप के तौर पे। तो मिनिमम 35% वहां पे जाता है और उसके बाद जो शेष रह जाता है करीबन 28-29% वो आपका जाता है मिड, स्मॉल या लार्ज का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फंड मैनेजर। ओके ओके। मिनिमम 35% आपका लार्ज कैप में जाएगा एंड मिनिमम 35% मिड कैप में जाएगा। जी। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी के बाद, अब आप बताइए मुझे एनएफओ की डिटेल्स के बारे में बताइए। एंड हु विल बी द फंड मैनेजर फॉर दिस फंड, आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड? ये फंड आज 21 अगस्त से खुला है। और ओके। दूसरी चीज ये है कि इसके जो फंड मैनेजर्स हैं, माई सेल्फ, जो मेरा इंट्रोडक्शन आपने दिया है, और मेरे कलीग है रोहन कोरडे। रोहन कोरडे जो है ये ऑलरेडी आईटीआई मिड और वैल्यू फंड चलाते हैं और हम दोनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस जो है लगभग इक्विटी मार्केट्स का 37 साल का है। ओके सर। ओके। ये फंड 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक ओपन रहेगा, राइट सर? जी। ओके सर। तो अब आप जैसे हर म्यूचुअल फंड स्कीम में एक फंड की स्ट्रेटेजीज होती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं? कैसे, कब, किस कंपनी में एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए, 40% जो एलोकेशन है वो करीबन लार्ज और स्टेबल स्टॉक्स में जाएगा। 40% जो ऐसा रहेगा जो कंपनीज आज मिड कैप है बट जिनमें पोटेंशियल है लार्ज कैप बनने का, कि आज के समय में वो मिड कैप में रहेगी लेकिन अपग्रेड होके अपने परफॉर्मेंस के बदौलत और एक दिन उनका मार्केट कैप बढ़ेगा और वो आने वाले 3 से 5 साल में जब लार्ज कैप में जाएंगी तो उसमें एलोकेशन होगा। और 20% जो अब रह जाता है वो न्यू एज कंपनीज में निवेश किया जाएगा। न्यू एज कंपनीज का अर्थ क्या है कि जहां पे टेक्नोलॉजी, ऐप या कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज पे डिपेंडेंस ज्यादा है, जो बिजनेसेस आज नए कहे जा सकते हैं, ई कॉमर्स पे डिपेंडेंस ज्यादा है, लेकिन यही जो है यंगर जनरेशन का प्रिफरेबल फोकस रहेगा और यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना रिलेटिवली ज्यादा रहेगी। ओके सर। ओके। तो जैसे आपने बताया कि 40% आपका लार्ज कैप में रहेगा, तो वहां पे क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे आप? जैसे कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी होती है, वैल्यू स्ट्रेटेजी होती है, या ब्लेंड होता है, कुछ ऐसा अगर आप बताना चाहें। इंडिया जो है पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दूसरा, आप हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज देखेंगे, मोर और लेस वही प्लेबुक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें हमने देखा गया कि जो जो कंपनीज अपने अर्निंग्स में कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रही है, तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन अगर प्रीमियम भी होता है तो वहां पे भी हमने ये निवेश लिया है। तो जहां इंडिया की जो कंजम्पशन थीम है, चाहे टेलीकॉम क्षेत्र ले लीजिए, चाहे रिटेलिंग ले लीजिए, चाहे ओवरऑल आप एविएशन सेक्टर ले लीजिए, वहां कहीं आप देखेंगे तो वैल्यूएशन जो है प्रीमियम पे है। लेकिन क्योंकि एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है तो डिस्पाइट प्रीमियम वैल्यूएशंस वहां हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन बरकरार है। जैसे फूड डिलीवरी बिजनेस के अंदर वैल्यूएशन सुपर है, लेकिन इस चीज का दूसरा कोई पर्याय नहीं है। कंजम्पशन लेड स्टोरी है, ये आपको विजिबिलिटी देती है 5-10 साल तक ये बिजनेस यहीं पे रहेंगे, इनमें कोई दूसरा प्लेयर नहीं आएगा और फलेंगे फूलेंगे। तो ये एक ग्रोथ का कॉम्बिनेशन हुआ। और वैल्यू का कॉम्बिनेशन कहां रहेगा कि जहां पे
वैल्यू स्टॉक्स वो रहेंगे कि जो बहुत ऊपरी पी मल्टीपल पे नहीं है, लेकिन सालाना 10 से 15% का उनका अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले 4-5 साल के लिए, 10 साल के लिए एश्योर्ड रहेगा। तो एक इफेक्टिव कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे कि जिसमें ज्यादा वेटेज जो रहेगा वो ग्रोथ स्टॉक का रहेगा और करीबन जो बैलेंस पोर्शन रहेगा वो वैल्यू स्टॉक्स का रहेगा। तो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन हम दोनों चीजों का बनाएंगे, मिस कोई चीज को नहीं करेंगे। ओके। सो जैसे आपने बताया इंडिया में ग्रोथ आने वाले टाइम में काफ़ी है। सो डिस्पाइट ऑफ दिस कुछ स्टॉक्स महंगे मिलते हैं, बट आप उसमें भी निवेश करेंगे बिकॉज वैल्यूएशन थोड़े बहुत महंगे हो सकते हैं। सो आपका मेनली फोकस होगा ग्रोथ स्टॉक पे, बट वैल्यूएशन को भी आप चेक करते चलेंगे साथ में। ओके वैल्यूएशन सर। पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट अभिषेक जी, कि वी आर फॉलोअर्स ऑफ गार्प फिलोसफी। ग्रोथ जब तक उन कंपनीज में आ रहा है तब तक हम उनका रीजनेबल प्राइस देंगे। वी आर ओके। नॉट फॉलोअर्स ऑफ BAAP फिलोसफी के बाय एट एनी प्राइस, कोई भी अनाप शनाप वैल्यूएशन पे नहीं देंगे। जब तक उन कंपनीज में पोटेंशियल है कि उनके अर्निंग्स क्वार्टर दर क्वार्टर अपने एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे या बीट करेंगे, हम उसमें निवेश करेंगे, अन्यथा वो अपॉर्चुनिटी को स्किप कर देंगे। ओके ओके सर, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जैसे आपने पहले बताया था कि 35% आपका लार्ज कैप में जाएगा एंड 35% आपका मिड कैप में जाएगा। तो जो रिमेनिंग 30% बचता है, जैसे आपने पहले बताया कि वो न्यू एज कंपनी में जाएगा। सो ये न्यू एज कंपनी हमारी स्मॉल कैप भी हो सकती है, मिड कैप भी हो सकती है, राइट सर? न्यू एज कंपनी में भी जा सकता है, न्यू एज कंपनी भी रहेगा, लेकिन ये स्मॉल भी हो सकती है, मिड भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस रहेगा वो बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन पे ज्यादा रहेगा। क्योंकि अभिषेक जी आप अगर समझेंगे तो होता क्या है कि कभी कभी एक ही सेक्टर के अंदर दो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं। कि मान लो अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं या दूसरे कोई कंजम्पशन सेक्टर की बात करूं, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वहां मल्टी बैगर बनता है, लेकिन दूसरी कंपनी शायद कुछ अपने प्रॉब्लम के चलते नहीं परफॉर्म कर पाती। तो वहां पे जो है हमारा बॉटम अप सिलेक्शन जो रहेगा स्टॉक्स का, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। ओके सर, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी इस फंड के बारे में। अब बात आती है सर, जब इन्वेस्टर जब किसी भी फंड में निवेश करना चाहता है, जैसे अब हम बात करते हैं ITI लार्ज एंड मिड कैप जिसका आप NFO लेके आ रहे हैं। सो उनका क्वेश्चन यही होता है कि मार्केट में और भी इस कैटेगरी में फंड्स अवेलेबल हैं। तो ये लार्ज एंड मिड कैप फंड ITI का कैसे डिफरेंशिएट हुआ अदर फंड से, तो उनको आप क्या आंसर करना चाहिए? देखिए, आज हम लार्ज एंड मिड कैप जो है अपने आप में टोटल 29 फंड्स इस कैटेगरी में ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या आप इस फंड के अंदर टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस की ओर बढ़ सकते हैं? क्या आज हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आज हम कुछ मिड कैप कंपनीज में निवेश करें जो आने वाले समय में लार्ज बन सकता है? क्या हम एक बॉटम अप अप्रोच के साथ मार्केट में जा रहे हैं, तो एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस या आउटपुट में नजर आएगा। क्योंकि न केवल लार्ज एंड मिड, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स भी है सारी अक्रॉस कैटेगरीज में, कहीं ना कहीं इंडिया एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो वहां दूसरे भी प्लेयर्स हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, तो कम से कम 80% जो हमारे फंड्स हैं वो क्वार्टाइल 1 में मौजूद हैं। तो ये बता रहे हैं कि हम एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी, एक हायर देन एक्सपेक्टेड बेंचमार्क परफॉर्मेंस अपने निवेशकों को प्रदान कर रहे हैं। और यही हमारा यथार्थ प्रयास रहेगा कि हम लार्ज और मिड कैप में भी इसी प्रकार का आउटकम, इसी प्रकार का रिटर्न्स अपने निवेशकों को दे सके। ओके। सो जैसे कि आपने बताया जो आपके एग्जिस्टिंग फंड है उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, एंड उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आपका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ भी अच्छा रहेगा, ऐसी हम उम्मीद लगाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर कोई निवेशक इस फंड में निवेश करना चाहता है आपके ITI लार्ज एंड मिड कैप फंड में, तो एक सजेस्टेड टाइम पीरियड आप क्या बताना चाहेंगे, पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड, इसमें टैक्सेशन क्या रहेगा, आप उसके बारे में मेरे को बताइए। जी, टैक्सेशन जो रहेगा, मैं पहले टैक्स का सवाल ले लेता हूं कि एक नॉर्मल जो रहेगा, जो गवर्नमेंट मैंडेटेड टैक्स रेट है, इसमें कोई ELSS की तरह स्पेसिफिक टैक्स बेनिफिट नहीं है, पॉइंट वन। और सेकंड चीज ये है कि जो निवेशक हैं उसको एक्चुअली इस स्कीम को करीबन 5 साल का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन देना चाहिए, ताकि जो वो निवेश आज कर रहे हैं वो कंपनी अपने आप में जब मिड से लार्ज साइज बनेगी, मिड कैप कैटेगरी में, या लार्ज में अपने आप में बड़ी बनेगी, तब तक उसको वो पूरी रैली को राइड करेगा। तो ही उसको वो जर्नी जो रहेगा वेल्थ क्रिएशन का, उसको भरे पूरे तरीके से वो उसका बेनिफिट उठा पाएगा। अब जैसे लार्ज और मिड कैप का मैं बता चुका हूं कि रैंक 1 से लेके रैंक 250 तक ये यूनिवर्स है। तो जो 250वीं कंपनी है, सबसे छोटी कंपनी, उसका आज का मार्केट कैप 27,000 करोड़ है। और जो रैंक 1 कंपनी है उसका मार्केट कैप 19.5 लाख करोड़ है। यानी जो आपका कैनवस है वो ओवरऑल काफी बड़ा है। तो इस चीज में हमें देखना है कि एक बड़े कैनवस के अंदर आप एक मैक्सिमम वेल्थ इन्वेस्टर्स को कैसे जनरेट
करके दे सके। तो इन्वेस्टर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा कि कम से कम 3, 4, 5 साल का समय देना चाहिए इस फंड में। ठीक है सर, तो मिनिमम मतलब 5 साल आप मान के चले इस फंड में निवेश करना चाहिए अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए। ठीक है। एंड टैक्सेशन से मेरा जानना था, अगर जब इन्वेस्टर्स को रिडीम करेगा तो टैक्सेशन कैसे लगेगा उनके ऊपर? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेशन के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहा हूं कि वो 5 साल तक मिनिमम होल्ड करेंगे, तो उस सिलसिले के अंदर जिस प्रकार के चेंजेस इस बजट में हुए हैं कि अराउंड लॉन्ग टर्म पे 12.5% जो टैक्सेशन है वो प्लस जो इंडिविजुअल को सरचार्जेस एप्लीकेबल है उस प्रकार का टैक्सेशन लगेगा जो नॉर्मल एमएफ यूनिट्स को एप्लीकेबल है। ऐसे अगर मिनिमम अगर 1 साल भी होल्ड कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहां से एप्लीकेबल हो जाएगा एंड आपको टैक्सेशन 12.5% लगेगा, राइट सर? जी ओके सर, ओके। ठीक है सर, आपने काफ़ी अच्छे से इस एनएफओ के बारे में समझाया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एंड हमारे पार्टनर्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक जी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.